जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री के इस 5वें लेक्चर में हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण पर चर्चा करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पहले ऑलरेडी 4 वीडियो हिस्ट्री पर अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लोग वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम पीरियड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों, हम लोग इस पॉइंट को पढ़ने से पहले जो पिछले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, फटाफट से 2-3 मिनट लगेगा ताकि आपके वो दिमाग में कंसेप्ट बना रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद के बारे में जो थे उसमें 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां भिन्न भिन्न थी। देखिए, हमारे जो व्याकरणाचार्य जो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे, लेखक थे पाणिनि जी, उन्होंने अपनी जो है 6ठी शताब्दी में उन्होंने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिसमें मगध कौशल वत्स को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो महाजनपद थे वो टोटल मिला के 16 थे। 16 महाजनपद से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध साम्राज्य में जो है सबसे पहला वंश जो था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने एक नगर जिसका नाम था राजगृह या गिरिव्रज, उसकी स्थापना की और अपनी राजधानी यानी कि हर्यक वंश की राजधानी बनाई और मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी बनी थी। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, इसलिए हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, और अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध को जो है बुद्ध की मृत्यु, जिसे कि बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखिएगा कि बुद्ध की शिक्षा जो है अजातशत्रु के शासनकाल में 2 भागों में विभक्त हुआ था। पहला सप्तपिटक, दूसरा विनय पिटक। अजातशत्रु ही वह प्रथम शासक था हर्यक वंश का जिसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और स्वयं जो है सिंहासन पर बैठ गया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसे उस टाइम कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना की थी। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या जो है उसके अमात्य शिशुनाग ने चाकू भोंककर कर दी थी और मगध साम्राज्य पर पितृहंता यानी कि हर्यक वंश के स्थान पर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित किया था। शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक था, जिसे हम लोग काकवड़ के नाम से जानते हैं। कालाशोक जो है कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटा करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर लिया था। और ये ध्यान रखिएगा कि कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। कालाशोक जब अपने राजधानी पाटलिपुत्र में टहल रहा था तो उसकी जो है हत्या शिशुनाग ने चाकू भोंककर, महापद्मनंद ने जो है चाकू भोंककर कर दी थी और मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश नंदवंश की स्थापना की। ओके फ्रेंड्स, और ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि नंदवंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी।
और नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो घनानंद था, और घनानंद के शासन काल में ही जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अब हम लोग जो प्राचीन भारत पर जो है विदेशी आक्रमण हुए थे, अब हम उस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको पूरा टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट को समझाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्राचीन भारत पर हमारे आक्रमण हुए थे उनमें सबसे पहला आक्रमण किए थे ईरानी आक्रमण जो हुआ था वो सबसे पहला था, यानी कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण था वो सबसे पहला जो है ईरानी आक्रमण जो था वो सबसे पहला विदेशी आक्रमण था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि ईरानी आक्रमण जब किए थे उसमें पहला वंश जो था वो हखामनी वंश था। हखामनी वंश को जो है पारसी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और जो दूसरा था वो था यूनानी, जो मकदूनिया के थे वे आक्रमण किए थे, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। यानी कि प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें तो आप लोग बताएंगे कि प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ था और द्वितीय विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ था। पहला ईरानी और दूसरा यूनानी के द्वारा। अब हम जो ईरानी आक्रमण में पहला जो वंश था हखामनी वंश, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो साइरस द्वितीय था, साइरस द्वितीय को कुरुश नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि साइरस द्वितीय को कुरुश नाम के से भी जाना जाता है। साइरस द्वितीय ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने हखामनी वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, और ये याद रखिएगा कि आप लोग कि इसकी विशेषता क्या थी साइरस द्वितीय की, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। इस वंश के जो संस्थापक साइरस द्वितीय ने जो है भारत पर अपना, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो हखामनी वंश का प्रथम संस्थापक जो था साइरस द्वितीय, वो भारत पर अपना जो आक्रमण किया था वो एक असफल आक्रमण था, प्रथम असफल आक्रमण था। दूसरा फैक्ट क्या है, विशेषता क्या है साइरस द्वितीय के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्लिनी के अनुसार साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया था। ओके फ्रेंड्स, जो कपिसा एक नगर था उसको साइरस द्वितीय ने ध्वस्त किया था। साइरस द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वो कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुई थी। यही ध्यान रखिएगा कि डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति थी, उससे युद्ध लड़ते समय साइरस द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। साइरस द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र कैम्बिसस द्वितीय था, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और ये मिस्र अभियान में व्यस्त रहने के कारण ये भारत विजय पर ध्यान नहीं दे पाया था, और इसलिए जो है जो हखामनी साम्राज्य था उसको हम पारसी नाम से जानते हैं। और हखामनी साम्राज्य का जो द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो डेरियस प्रथम था, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और इसका शासनकाल जो था वो 522 से लेके 586 ईसा पूर्व था। अब देखिए डेरियस प्रथम के जो विशेषता क्या थी। डेरियस प्रथम जो था उसने ईरानियों का जो है प्रथम सफल आक्रमण किया था। यदि आपको एग्जाम में पूछेगा कि ईरानियों ने प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो प्रथम सफल आक्रमण किस शासक ने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि जो डेरियस प्रथम था वो भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी था। ओके फ्रेंड्स, हमारा दूसरा विशेषता क्या है डेरियस प्रथम के बारे में या दारा प्रथम के बारे में ध्यान दीजिएगा कि दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है तीसरा। डेरियस प्रथम ने कंबोज पश्चिमी गांधार सिंध प्रदेश पर विजय प्राप्त की। ये राज्य ईरानी साम्राज्य के क्षत्रपी जिसे हम लोग प्रांत जहाँ क्षत्रप शासन किया करते थे उनको हम कहते थे। जो इतिहास के जनक जिनका नाम हेरोडेटस है
उनके अनुसार भारत का पश्चिमोत्तर भाग डेरियस प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो हखामनी साम्राज्य था उसका जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था वो था क्षयार्ष, जिसे हम लोग जरक्सीज नाम से भी जानते हैं। और इसका शासनकाल जो है 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक था। इसकी देखिए विशेषता क्या थी। जरक्सीज जो था वह डेरियस प्रथम का पुत्र था। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा पराजित हो गया था। ध्यान रखिएगा कि जो विदेशी आक्रमण प्रथम बार हुआ था वो ईरानियों द्वारा हुआ था, जिसे हम लोग हखामनी या पारसी वंश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो विदेशी आक्रमण, जो द्वितीय विदेशी आक्रमण हुआ था वो यूनानियों द्वारा किया गया था, और यूनानियों द्वारा ही डेरियस प्रथम के पुत्र जिसका नाम था जरक्सीज वो जो है यूनानियों द्वारा परास्त हो गया था। अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। जो जरक्सीज की सेना में, जरक्सीज जो था उसकी सेना में भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई थी, जो कि ईरान व यूनान के मध्य युद्ध में भाग लिए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीयों की सबसे बड़ी सेना किस विदेशी के समय में हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि ईरानी जो आक्रमण थे, और वो भी किसके शासनकाल में, जरक्सीज के शासनकाल में। उसके शासनकाल में भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी सेना की नियुक्ति की गई थी, जो कि ईरान और यूनान के मध्य युद्ध में शामिल हुए थे। अब ये ध्यान रखिए, जो जरक्सीज था उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी हुए थे, वो हुए थे अर्तजरक्सीज, और दूसरा कौन हुआ था, दूसरा हुआ था अर्तजरक्सीज सेकेंड। पहला था अर्तजरक्सीज फर्स्ट और दूसरा था अर्तजरक्स सेकेंड। देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है अरक्सीज के बारे में। पारसियों का अंतिम सम्राट द्वारा तृतीय था। यदि आपसे पूछ लिए पारसियों या हखामनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग बताएंगे कि दारा तृतीय जो था वो पारसियों या हखामनी साम्राज्य का सबसे अंतिम सम्राट था। ओके फ्रेंड्स, ये जो दारा तृतीय था, सिकंदर ने इसे अरबेला और गौरबेला जिसे नाम से जाना जाता है, अरबेला, और उसी अरबेला को जो है गौगामेला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध जो है 331 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें जो है सिकंदर ने दारा तृतीय को परास्त किया था। इस प्रकार से पारसियों या हखामनी साम्राज्य का भारत में विनाश हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो ईरानी जो भारत में आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण जो हुए थे उसके आक्रमण से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हमारा पहला फैक्ट क्या है, समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यानी कि जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ईरानी का भारत पर आक्रमण करने से समुद्री मार्ग का भारत में जो है खोज हुआ और व्यापार होने को प्रोत्साहन मिला। दूसरा फैक्ट हमारा क्या है, ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। ध्यान दीजिएगा कि जो अरमाइक लिपि था ईरानियों का, उसका भारत में अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। हमारा तीसरा पॉइंट है, अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ हुई। यानी कि जो देखिए अभिलेख लिखने की जो प्रथा थी वो इसी आक्रमण से जो है ईरानी आक्रमण से ही प्रारंभ हुई थी भारत में। फिर देखिए आपने जो अशोक ने अभिलेख लिखवाया था, इसी से जो है इसकी शुरुआत हुई भारत में अभिलेख की। देखिए हमारा चौथा पॉइंट है, पश्चिमी उत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ट लिपि का प्रचार हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और ये ध्यान रखिएगा कि जितना मैंने फैक्ट बताया है उसके बाहर एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए जो हमारा द्वितीय भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था वो हुआ था यूनानी आक्रमण। अब हम यूनानी आक्रमण में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं और हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए भारत में जो प्रथम आक्रमण विदेशी आक्रमण था वो तो ईरानियों द्वारा हुआ था, लेकिन जो द्वितीय विदेशी आक्रमण था वो
यूनानियों के द्वारा हुआ था। और इसमें भी जो प्रथम आक्रमण किए थे यूनानियों द्वारा, एक ही वो शासक था जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर बहुत ही महान शासक था, वो जो है विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और सिकंदर जो है, सिकंदर जो था वो मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिकंदर जो था वो, इसके पिता का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय, जो कि मेसिडोन के क्षत्रप का शासक था। ओके फ्रेंड्स, अगर हम सिकंदर के गुरु की बात करें तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के जन्म के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर का जन्म मकदूनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोनिया, जो कि बेबीलोनिया में हुआ था, कितने ईसा में, जो कि एशिया में पड़ता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। बेबीलोनिया, बगदाद जिसे नाम से जाना जाता है बेबीलोनिया को, और ये एशिया में पड़ता है। ये 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी सिकंदर की। और जो मकदूनिया पड़ता है यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। अगर हम अंतिम संस्कार के बारे में बात करें सिकंदर के, तो यह आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो सिकंदर का अंतिम संस्कार हुआ था वह सिकंदरिया में हुआ था। और सिकंदरिया कहाँ पड़ता है, सिकंदरिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और सिकंदरिया का जो है, सिकंदरिया में सिकंदर की अंतिम संस्कार 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग नोट याद रखिएगा कि इतिहास में, पूरे इतिहास में सिकंदर एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक पुरुष था जिसका जो है जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग महाद्वीप में हुआ था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, जन्म की बात करें सिकंदर की, तो जन्म जो हुआ था, जन्म सिकंदर का जो है मकदूनिया में हुआ था, जो कि यूरोप में पड़ता है। अगर मृत्यु की बात करें तो सिकंदर का मृत्यु बेबीलोनिया, जो कि एशिया में पड़ता है, 323 ईसा पूर्व में हो गया था। अगर अंतिम संस्कार के बारे में बात करें तो सिकंदर का अंतिम संस्कार सिकंदरिया में हुआ था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, सिकंदर के बारे में हम विशेषता की बात करें तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो कि क्षत्रप, मेसिडोन के क्षत्रप का शासक था। ओके फ्रेंड्स, और जो सिकंदर था वो अपने पिता के मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा कि केवल मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के मृत्यु के बाद सिंहासन को धारण कर लिया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, सिकंदर जो है भारत में किस दर्रे से होकर आया था, पूछेगा अगर एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर जो है भारत में खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। अगर हम देखिए, यह भारत में अगर इसके रहने की बात करें तो सिकंदर भारत में टोटल जो है 19 महीने तक यह भारत में रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। जिसके बाद सिकंदर ने जो है 19 महीने तक शासन करने के बाद सिकंदर जो है, सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी थी उसके पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसने जो है, उसकी पूरी सेना ने उस नदी को पार करने से मना कर दिया। जिसके बाद सिकंदर ने जो है विजित, अपने जितना भी प्रदेश को विजित किया था, उसने अपने सेनापति फिलिप को, ध्यान रखिएगा कि जितने भी उसने, सिकंदर ने अपने
साम्राज्य को विजित किया था वह अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत की भूमि को छोड़कर स्थल मार्ग से बेबीलोनिया, जो कि बगदाद नाम से जाना जाता है, वहाँ पर चला गया और 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु के बारे में बात करें तो सिकंदर की मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और सिकंदर ने जो सिंहासन धारण किया था वो मात्र 20 वर्ष की अवस्था में अपने पिता फिलिप सेकंड के मृत्यु के बाद सिंहासन को धारण किया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण जो था, भारत पर सिकंदर का आक्रमण प्रथम यूरोपीय और द्वितीय विदेशी आक्रमण था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर जो द्वितीय विदेशी आक्रमण का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में पूछे तो आप लोग बताएंगे प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण था। अगर द्वितीय बात करें तो आप लोग बताएंगे कि यूनानी था। ओके फ्रेंड्स, और ये जो यूरोपीय था तो बात करें तो प्रथम यूरोपीय आक्रमण सिकंदर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, एक आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो खैबर दर्रा पड़ता है, यह खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य दर्रा पड़ता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा खैबर दर्रा और ड्यूरंड जो है 2 ठो दर्रे हैं जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को अलग करते हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मध्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट है सिकंदर के बारे में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों की बात करें तो ध्यान दीजिए निर्याकस, आनीसिक्रिटस व अरिस्टोब्यूलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं अविश्वसनीय है। ध्यान रखिएगा ये जो तीनों लेखक यानी कि राइटर थे ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ओके फ्रेंड्स, और इन्होंने ही अपने रचना और प्रमाणों के द्वारा सिकंदर के शासनकाल में पूरा डिटेल बताया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पांचवा हमारा पॉइंट है, सिकंदर ने काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ये आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। सिकंदर ने जो है काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर बसाया था। सिकंदर ने जो है टोटल भारत में 2 नगर बसाए थे। पहला हमारा क्या था, बुका फेला, जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित था। इसने सिकंदर ने जो है इस नगर का नाम अपने घोड़े के नाम पर रखा था। अगर दूसरे नगर की बात करें तो ध्यान रखिए दूसरे नगर कौन सा था, निकया, जो कि विजय के पश्चात इस नगर की स्थापना सिकंदर ने की थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय जो पटल थी, जो विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध थी। ध्यान रखिएगा कि जो सिकंदर ने भारत पर सबसे अंतिम विजय प्राप्त किया था वो पाटल राज्य पर किया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर जो है पूर्वी में पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ओके फ्रेंड्स, और सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर चला, जहाँ के शासकों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, चूँकि सिकंदर की सेना बहुत ही विशाल थी। ओके फ्रेंड्स, और सिकंदर जो है बहुत ही लड़ने में और राज्य को विजित करने में बहुत ही सक्षम व्यक्ति था, राजा था। ओके फ्रेंड्स, इसलिए जितने भी भारत के राजा थे तक्षशिला के ओर आने के बाद जितने भी समस्त राजा थे उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जो एक राजा था जिसका नाम था आम्भी, उसने सिकंदर के साथ वो जो है भारत का जो उसे सिकंदर का उसने साथ दिया था राजा आम्भी ने, इसीलिए वो जो है भारत पर आक्रमण कर पाया था सिकंदर। ओके फ्रेंड्स, और ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय में जो है भारत का जो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध था, जिसकी राजधानी उस टाइम में जो है पाटलिपुत्र थी। और सबसे अंतिम वंश कौन था नंद वंश था।
उस टाइम का जो है घनानंद सबसे उसके समकालीन कवि था, सिकंदर के समकालीन कवि था। अगर भारत विजय के अभियान के तहत सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में बल्ख, जो कि बैक्ट्रिया वर्तमान में जो है अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकश पर्वत, जो कि खैबर दर्रा, मैंने आपको बताया ना, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, वो भारत आया था उसी के खैबर दर्रा से होकर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिकंदर का एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था जिसे हम लोग बितस्ता या हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि यह युद्ध जो है पोरस, जो कि पंजाब राज्य के शासक पोरस थे, वो जो है भारत में सिकंदर का सबसे बड़ा विरोधी शासक था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और जो बितस्ता और हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है युद्ध, वो पोरस, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। और यह युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इस युद्ध के जो परिणाम क्या था, इस युद्ध के परिणाम में जो है जो पोरस था वो बहुत ही वीरता के साथ इस युद्ध में हार गया था, जिसके कारण जो है सिकंदर जो था वो पोरस की बहादुरी को देखकर उससे प्रभावित होकर जो उसने राज्य जीता था उसको पोरस को वापस करके उससे मित्रता कर ली थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिकंदर का भारत में सबसे विरोधी जो शासक था सिकंदर के खिलाफ, वो पोरस राजा था, पंजाब का शासक। अब ये ध्यान दीजिए कि पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने ग्लोगनिकाय व कट जातियों को हराया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिकंदर के विजित क्षेत्र के बारे में बात करें तो सिकंदर ने अपने विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। ओके फ्रेंड्स, पहला था सिंधु व उत्तरी भाग, सिंधु व उत्तरी व पश्चिमी भाग, जिसको जो है वहाँ का जो है उत्तराधिकारी फिलिप को सिकंदर ने फिलिप को बनाया था। दूसरा था सिंधु झेलम का भाग, जिसे जो है सिकंदर ने तक्षशिला के शासक जो आम्भी था वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तीसरा था झेलम व ब्यास नदी का भाग, वहाँ का जो है उत्तराधिकारी सिकंदर ने पोरस, जो कि पंजाब का राजा था, वहाँ का नियुक्त किया। ओके फ्रेंड्स, और हमारा जो चौथा प्रशासनिक क्षेत्र था वो था सिंधु का निचला भाग, जिसे सिकंदर ने पिथोन नामक राजा को जो है उत्तराधिकारी वहाँ का नियुक्त किया था। अब ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो चारों विजित क्षेत्र थे सिकंदर द्वारा, इसको जो है बाद कालांतर में, माने आगे आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अखंड भारत का शासक था, उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन चारों प्रशासनिक क्षेत्रों को बड़े ही आसानी से जो है जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से जो भारत में भारत पर प्रभाव पड़े थे सिकंदर के आक्रमण से, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमारा पहला पॉइंट है पश्चिम उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। ओके फ्रेंड्स, और देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जल मार्ग खुले, जो आज भी भारत और व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। तीसरा हमारा भारत में प्रभाव था भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था, और उलिक शैली जो थी इसी सिक्के के परिणाम थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा चौथा पॉइंट है भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, हमने आपको एक नहीं बताया है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था हखामनी वंश का, उसमें जो है विद्वानों के अनुसार ईरानी व फारसी जो रजत मुद्रा थे, जिसे हम लोग सिगलोई नाम से जानते हैं, वो सिगलोई का आधार था। और भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य यहीं से प्रारंभ हुआ था। और जो फारसी मुद्रा था उसे जो है पारसी जो मुद्रा था, पारसी मुद्रा जो है, या कह सकते हैं हखामनी वंश का जो मुद्रा था, उसे हम लोग डेरिक के नाम से जानते हैं। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि पारसी मुद्रा या हखामनी वंश का जो मुद्रा था उसे हम लोग डेरिक मुद्रा के नाम से जानते हैं।
दोस्तों, मैंने भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में इस लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब हम लोग उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इस प्रैक्टिस सेट में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्ज़ाम पीरियड में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। तो जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो आपके ऑप्शन हैं मकदूनियाइयों ने, फारसियों ने, ईरानियों ने, कुषाणों ने। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन जो सी है ईरानियों ने, ये सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत का अगर प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें तो आप लोग बताएंगे कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। अगर यूरोपीय आक्रमण के बारे में पूछे तो आप लोग बताएंगे कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण जो है सिकंदर ने किया था, जो कि मकदूनिया का शासक था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और ईरान में जो है ईरानियों जो है प्रथम वंश कौन सा था? हखामनी वंश था भारत में। ओके फ्रेंड्स, और उसका संस्थापक साइरस सेकेंड था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, साइरस सेकेंड था। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसीय स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन है डेरिक, पर्ण, मुद्रा, टका। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन ए डेरिक सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो विद्वान कुछ थे उनके अनुसार जो है ईरानी व फारसी रजत मुद्रा को जो है सिगलोई नाम से जाना जाता था उस टाइम। ठीक है, सिगलोई, यानी कि ईरानी व फारसी रजत मुद्रा को सिगलोई नाम के आधार पे जाना जाता था। उसके आधार पे भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। और फारसी मुद्रा की बात करें तो फारसी मुद्रा को जो है फारसी या कह सकते हैं कि हखामनी वंश का जो मुद्रा था वो डेरिक था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि पारसी मुद्रा जो था वो डेरिक था। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हखामनी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है डेरिस प्रथम, छहरयास, सी है साइरस द्वितीय, डी है दारा प्रथम। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन ए सही, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साइरस द्वितीय। यानी कि हखामनी वंश जो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी थे, उनको जो है वो भारत में प्रथम वंश हखामनी वंश के संस्थापक थे। और इस वंश के संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। और हखामनी वंश को ही पारसी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं पारसियों ने, अफगानी ने, यूनानी ने, फारसियों ने। तो देखिए, आपका इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि भारत पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण था वो यूनानियों में जो है सिकंदर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें तो ईरानी होगा, लेकिन द्वितीय विदेशी आक्रमण या यूरोपीय आक्रमण, प्रथम यूरोपीय आक्रमण के बारे में बात करें तो यूनानी होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग फैक्ट। प्रथम यूरोपीय के बारे में बात करेगा, प्रथम यूरोपीय आक्रमण भारत में किसने किया? तो आप लोग बताएंगे सिकंदर ने किया था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है अरस्तु, चाणक्य, कौटिल्य, चरक। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु थे, और जो चाणक्य थे जिन्हें कि कौटिल्य नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चाणक्य थे उनके 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य को जो है भारत के मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर ने किस वर्ष आक्रमण किया है? तो आपके ऑप्शन है 332 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। तो देखिए, इसमें से आपके ऑप्शन जो है
बी 326 ईसा पूर्व सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण जो है किया था, वो भी भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ओके फ्रेंड्स, और समकालीन शासक की बात करें तो मगध साम्राज्य के सबसे अंतिम वंश नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद के समकालीन थे। ओके फ्रेंड्स, घनानंद समकालीन राजा थे सिकंदर के आक्रमण के समय। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का समकालीन राजा कौन था? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद, बिंबिसार। तो देखिए इसमें से आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है घनानंद, जो कि नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, वो सिकंदर के समकालीन था। ओके फ्रेंड्स, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है मकदूनिया का, बेबीलोनिया का, फारस का, सिकंदरिया का। तो देखिए इसमें से आपके ऑप्शन जो है ए मकदूनिया का, ये सही हो जाएगा। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि मकदूनिया कहाँ पड़ता है। मकदूनिया जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, और मकदूनिया का ही शासक था सिकंदर। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, अगर सिकंदर के जन्म की बात करें तो सिकंदर का जन्म जो है मकदूनिया में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, जन्म मकदूनिया में हुआ था और सन जो है 356 ईसा पूर्व था। यानी कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है सिकंदर का कहाँ हुआ था? मृत्यु बेबीलोनिया, जो कि बगदाद में वर्तमान नाम से जाना जाता है, और यह जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और सिकंदर जो है अपने पिता फिलिप सेकंड के सिंहासन कब ग्रहण किया था? सिकंदर जो है अपने पिता के मृत्यु के बाद 20 वर्ष के अवस्था में जो है वह अपना जो है सिंहासन धारण किया था। अगर सिकंदर के अंतिम संस्कार के बारे में बात करें तो सिकंदर का अंतिम संस्कार जो है सिकंदरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, 323 ईसा पूर्व में किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत में कितने वर्ष या कितने महीनों तक समय व्यतीत किया था? तो आपके ऑप्शन है 2 साल, बी है 17 साल 17 महीने, और सी है 18 महीने, डी है 19 महीने। तो आपके ऑप्शन इसमें से डी सही हो जाएगा, 19 महीना। ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर जो था उसने भारत में 19 महीने तक शासन किया, और अंत में जो है अपना जो विजित, यानी कि जितने भी साम्राज्य को उसने जीता था, वो अपने सेनापति जो था जिसका नाम फिलिप था, उसको सौंप कर बगदाद, जो कि बेबीलोनिया था, वहाँ वापस कर दिया था। और वहीं पर बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है सिकंदर घनानंद के मध्य, बी है पोरस घनानंद के मध्य, सी है चंद्रगुप्त घनानंद के मध्य, डी है सिकंदर पोरस के मध्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो वितस्ता का युद्ध था, जिसे हम लोग हाइडेस्पिसीज के युद्ध के नाम से जानते हैं, वह जो है झेलम नदी के तट पर, याद रखिएगा ये नदी बहुत पूछा जाता है, झेलम नदी के तट पर जो है वितस्ता या हाइडेस्पिसीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से आपका डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में किस दर्रे से होकर आया था? तो आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जुलिप्सा दर्रा, खैबर दर्रा। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो सिकंदर था वह भारत में किस दर्रे से होकर आया था? भारत में जो है खैबर दर्रे से, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो खैबर दर्रा है, हमने आपको बताया था खैबर दर्रा जो है खैबर दर्रा जो है पाक और अफगान के मध्य पड़ता है,
अफगान के मध्य। ओके फ्रेंड्स, अगर हम जोलिप्सा की बात करें तो ये सिक्किम में पड़ता है। ये दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है, जोलिप्सा और नाथुला जो है सिक्किम में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम शिव किला की बात करें तो शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा पड़ता है, शिव किला, आप लोग ये याद रखिएगा। और जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हम आपको अगले वीडियो में जब आपका आगे लेक्चर में आगे जब हम पढ़ाते जाएंगे तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, सी है रावी नदी के किनारे, डी है सिंध नदी के किनारे। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है बी, झेलम नदी के किनारे आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बितस्ता जिसे कि हाइडेस्पिसीज के नाम से जानते हैं का युद्ध जो है पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के तट पर हुआ था। और ये याद रखिएगा कि सिकंदर का भारत में सबसे जो विरोधी था वह पंजाब का राजा पोरस था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने अपने विजित प्रदेशों को अंतिम समय में किसको सौंपकर भारत से वापस लौट गया था? तो देखिए आपके ऑप्शन है पोरस को, फिलिप को, चंद्रगुप्त मौर्य को, घनानंद को। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सिकंदर जो है भारत में 29 महीने तक रहने के बाद जो है अपने समस्त विजित प्रदेशों को फिलिप को सौंपकर भारत से वापस लौटकर बगदाद चला गया था, जो है उस समय बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ चला गया था। और जो है 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन अब समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, ताकि हम और भी वीडियो ऐसे इसी प्रकार के लाते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको तक्षशिला और जो हमारे चाणक्य जो हैं कौटिल्य, उनके बारे में पूरा डिटेल में आपको हम समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।